सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर समास। समास से कम 2-3 नंबर का पूछता है। समास की परिभाषा है, दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिलकर एक हो जाते हैं समास कहलाते हैं। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, बेदाम, बेखटके, यथाशक्ति, राष्ट्रभाषा, पाठशाला, राह खर्च, ये सब समास हो गए। अब है कि राष्ट्रभाषा यानी दो तरह से पूछता है, एक या तो समास करे, दूसरा समास विग्रह करे। और जब समास विग्रह करेंगे तो इनके विभक्ति चिन्हों के साथ जब हम दिखाते हैं तो वह समास विग्रह हो जाता है, और जब इसका विभक्ति चिन्ह आपस में छुप जाता है तो वह समास हो जाता है। अब है कि समास के 6 भेद, ठीक है, हिंदी व्याकरण में और संस्कृत में भी, दोनों में बराबर चलता है। हिंदी में भी समास के 6 भेद और संस्कृत में भी समास के 6 भेद। इसलिए ये समास जो है 10वां और इंटर दोनों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब हम पहला देखेंगे, पहला भेद अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास अगर हम देखते हैं सबसे पहले, और अव्ययीभाव समास की परिभाषा होता है कि वैसा समासित पद जिसका पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद का मतलब हो गया कि पहला पद प्रधान, ठीक है, ध्यान से समझो, पहला पद प्रधान। और जब पहला पद प्रधान होगा तो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। अब है कि परीक्षा में हम इसको कैसे पहचानें, तो परीक्षा में पहचानने का सबसे सुंदर नियम है कि याद रखेंगे अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए कि उसमें यदि शब्द के पहले उपसर्ग लगा, ठीक है, शब्द के पहले यदि उपसर्ग तरह का लगा हो तो समझ जाएंगे कि यह अव्ययीभाव समास है। जैसे पर, परा, प्रति, यथा, अबे, इस तरह का जब शब्द रहता है तो हम समझ जाएंगे कि वह कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, ठीक है। और अव्ययीभाव समास में हमेशा ये पहला पद की प्रधानता रहती है। पहला पद पर ही इसके अन्य पद का अर्थ निर्भर करता है, तो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब दूसरा है कि तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि वैसा समासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो। अब उत्तर पद का मतलब क्या हुआ, तो उत्तर पद का मतलब होता है कि दूसरा पद प्रधान, और जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, राह खर्च, राह के लिए खर्च, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। यानी तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, एक ट्रिक याद रखना है कि जब भी कारक चिन्ह आ जाए, जैसे के लिए, में, से, पर, इस तरह का शब्द आ जाए इसको विग्रह करने के क्रम में, तो समझ जाएंगे कि हम वह तत्पुरुष समास है। जैसे राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्र की भाषा, बीच में की आ गया। पाठशाला, तो पाठ के लिए शाला, बीच में के लिए आ गया। राह खर्च, राह के लिए खर्च। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। तो के लिए, में, से, पर, ये सब अधिकारक चिन्ह से जुड़ा हुआ कोई भी आ जाए तो समझ जाएंगे कि यह हमारा तत्पुरुष समास है, और इस तरह से हम आसानी से तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। तीसरा है कि कर्मधारय समास ना, यह सबसे उत्तम है। इसमें देखना है विशेषण और विशेष। इसकी परिभाषा है कि वैसा समासिक पद जो विशेषण और विशेष्य हो, कौन सा समास कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। तो कर्मधारय समास को पहचानने के लिए याद रखेंगे कि इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, और जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा तो वह हो जाएगा कर्मधारय समास। क्योंकि हमने समास की परिभाषा में देखा है कि दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। तो समास होने के लिए या समास कहलाने के लिए दो शब्द या दो पद का होना अनिवार्य है। एक पद कभी भी समास नहीं हो पाएगा, और समास होने के लिए दो पद चाहिए। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ दो पद है, घन और श्याम, महावीर, महा और वीर,
वीर और बाला, श्याम और सुंदर। तो दो पद है। तो कर्मधारय में है कि जो वैसा समासिक पद जो विशेषण और विशेष से हो, यानी एक पद दूसरे पद की जब विशेषता बताने लगे या दूसरा पद पहला पद की विशेषता बताने लगे तो वह हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे घन श्याम, बादल क्या है? घन मतलब बादल, श्याम मतलब काला ना। तो बादल काला है तो बादल की विशेषता है कि वह काला है। महावीर, वीर है लेकिन वो क्या है? महान है। तो वीर की महानता है, उसकी विशेषता है कि वह महान है। अब वीर वाला, वाला मतलब बालक होता है, बच्चा होता है, ठीक है। तो वाला, वाला और बाला मतलब लड़की भी होती है। तो वह लड़की है लेकिन वह क्या है? वीर है। उस लड़की की विशेषता है कि वह वीर है, ठीक है। अब है श्याम सुंदर, श्याम तो है लेकिन वह सुंदर है, उसकी विशेषता है। तो जब विशेषण और विशेष होने लगे जिस भी पद में तो उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे और यह समास पहचानने का सबसे सुंदर नियम है। अब है हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। चौथा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सबसे आसान है, सबसे सरल और सबसे सुंदर है द्वंद्व समास, जिसको पहचानने के लिए किसी तरह का ना ट्रिक याद करना पड़ेगा और ना कोई नियम याद करना पड़ेगा। द्वंद्व समास में होता है वैसे समासिक पद जिसका दोनों पद प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान होगा। कृष्ण ने गीता में कहा कि अक्षरा नाम आकारः द्वंद्व समासिकस्य च, यानी अक्षर में आकार हूँ और समास में क्या हूँ? द्वंद्व समास हूँ। द्वंद्व समास क्या करता है? दो पदों को, दो शब्दों को जोड़ देता है। यह हमेशा जोड़ने का काम करता है और इसको पहचानने के लिए याद रखेंगे कि इसमें विलोम होता है। अगर विलोम हो, ठीक है, तो विलोम, जो भी विलोम शब्द आए, जैसे भाई बहन, भाई उल्टा बहन, पाप पुण्य तो पाप उल्टा पुण्य, राजा रानी, राजा उल्टा रानी, माता उल्टा पिता, इस तरह का जो शब्द आए, ठीक है, उल्टा वाला शब्द आए तो और बीच में हाइफन वाला आ जाए तो समझ जाएंगे कि वह कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अब है हमारा पांचवा द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में याद रखेंगे कि वैसा समासिक पद जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। यदि कोई शब्द संख्या से शुरू होता है तो वह कौन समास कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा, ठीक है। जैसे पंचवटी, त्रिलोकी, पंचपात्रम, चवन्नी, इस तरह का कोई भी शब्द हो तो वह हमेशा द्विगु समास कहलाएगा। अब जैसे मान लिए पंचवटी तो 5 बटों का समाहार, त्रिलोकी 3 लोकों का समाहार, पंचपात्रम 5 पात्रों का समाहार ना। तो इस तरह का जो भी शब्द आएगा तो उसे हम कौन समास मानेंगे? द्विगु समास मानेंगे, ठीक है। और द्विगु समास में याद रखना है कि वह संख्या से शुरू हो, और संख्या से दुनिया का कोई भी शब्द शुरू हो तो आंख मूंद के परीक्षा में बता देना है वह कौन समास है? द्विगु समास है, ठीक। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। अब दूसरा अंतिम समास है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि एक ऐसा समास है जो कभी अपनी विशेषता नहीं बताता है बल्कि दूसरों का विशेषण बन जाता है।